प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर में हम आज पढ़ रहे हैं मूल की प्राथमिक संरचना। पिछले वीडियो में हमने मूल के बाहरी संरचना के बारे में जाना था। आज हम मूल की जो आंतरिक संरचना होती है, जो एनाटॉमी होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मूल पादप का एक भूमिगत भाग है जिसमें पर्व संधियों का अभाव होता है। अंतिम सिरे पर मूल गोप पाया जाता है और पार्श्व उपांगों का भी अभाव होता है। पर्व संधि और पर्व तथा पार्श्व उपांगों की अनुपस्थिति के कारण ये थोड़ी तने की तुलना में सरल होती है। मुख्य रूप से 3 संगठित ऊतक तंत्र पाए जाते हैं: बाह्य त्वचा या मूलीय त्वचा, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, वल्कुट और संवहनी तंत्र, वैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम अध्ययन करें बाह्य त्वचा या मूलीय त्वचा का। तो शिशु जो जड़ें होती हैं विद्यार्थी, उसमें ये एक अवशेषी ऊतक के रूप में यानी बहुत ही कम पाया जाता है। इस पर असंख्य मूलरोम पाए जाते हैं। मूलरोम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना होता है। जड़ में मूल रोमों का निर्माण बाह्य त्वचीय कोशिकाओं के विस्तार से संभव होता है। कुछ पौधों में मूल रोम बनाने वाली बाह्य त्वचीय कोशिकाएं आसपास की अन्य कोशिकाओं की तुलना में छोटी होती हैं और इनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले मूल रोम बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाएंगी विद्यार्थियों? ट्राइकोब्लास्ट। सबसे पहले ट्राइकोब्लास्ट में एक उभार उत्पन्न होता है और इस उभार के अग्र सिरे पर कोशिका द्रव और केंद्रक स्थानांतरित हो जाता है। जैसे जैसे मूल रोम का विकास होता है तो कोशिका द्रव भित्ति के नज़दीक आ जाता है और मध्य भाग में एक बड़ी रसधानी या रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। जहाँ जाइलम की मात्रा कम होती है विद्यार्थियों, उस स्थान पर मूल रोम अधिक बनते हैं। जड़ के जिस क्षेत्र में मूल रोम का विकास होता है उसे मूल रोम क्षेत्र या रूट हेयर जोन कहते हैं। जैसे जैसे जड़ की वृद्धि जमीन के भीतर होती है तो मूल रोम क्षेत्र की स्थिति भी बदलती है। कुरियर के अनुसार मूल रोम की भित्ति पर पैक्टीन, कैल्सीकृत पदार्थ एवं सेलुलोज इत्यादि यौगिकों का स्थूलन पाया जाता है। जैसे ही मूल रोम की वृद्धि परिपूर्ण हो जाती है तो मूल रोम के अग्रस्त भाग पर पैक्टीन के कैल्सी भवन एवं सेलुलोज के घटकों में बदलाव आने से यह कठोर हो जाता है। कुछ पौधों में मूल रोम चिरस्थायी होते हैं जबकि अनेक शाकीय पौधों में ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बहुवर्षीय शाकीय पौधों में जड़ की बाह्य त्वचा मोटी और चिरस्थायी होती है तथा जड़ की यह सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। इस पर क्यूटिकल का निक्षेपण भी पाया जाता है। कुछ लवणोद्भिद पौधों में जैसे राइजोफोरा में जड़ कुछ धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है तथा भूमि की सतह से ऊपर या बाहर की ओर पाई जाती है। इन्हीं जड़ों को श्वसन मूल न्यूमेटोफोर कहते हैं। इनकी बाहरी सतह पर छिद्र पाए जाते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं। बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले इन छिद्रों को वातरंध्र कहते हैं। श्वसन छिद्र इनको कहेंगे। तो जड़ ज़्यादातर तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। लेकिन राइजोफोरा जैसे जो कुछ मैग्रोव पादप हैं उनमें जड़ बाहर की तरफ ज़मीन से बाहर खूंटे की तरह निकली रहती हैं। इन जड़ों को श्वसन मूल कहते हैं क्योंकि ये श्वसन में सहायता प्रदान करती हैं। बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य जड़ की सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करना एवं जल तथा खनिज पदार्थों का भूमि से अवशोषण करना होता है। अधिकांश जड़ों में बाह्य त्वचा परत की कोशिकाएं एक पंक्ति में पाई जाती हैं। इसके बीच अंतरकोशिकीय स्थान रंध्र नहीं पाए जाते। कुछ अधिपादपों जैसे आर्किड में बाह्य त्वचा बहुस्तरीय होती है तथा इनमें अधिकांशतः विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। इनको वेलामेन कहते हैं। वेलामेन परत की कोशिकाएं आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक होती हैं तथा वल्कुट कोशिकाओं से जल के वाष्पीकरण को रोकने के लिए सुरक्षात्मक सतह का कार्य करती हैं। वेलामेन कोशिकाओं की भित्तियों पर द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है। इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं तथा ये मृत कोशिकाएं होती हैं। तो कुछ अधिपादप यानी जो पादपों के ऊपर पाए जाते हैं उन जैसे ऑर्किड, तो इनमें बाह्य त्वचा में विशेष ऊतक पाया जाता है जो वातावरण से जल यानी आर्द्रता को अवशोषित करता है। इस ऊतक का नाम क्या है? वेलामेन। अब बात आती है वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। जड़ों में वल्कुट ऊतक पतली भित्ति वाली सजीव मृदुतक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है जो कि गोलाकार या बहुभुजीय कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान भी पाए जाते हैं। जलीय पौधों में
इनकी जड़ों में वलकुट कोशिकाएं विशेष प्रकार का वायुतक बनाती हैं। जड़ की वलकुट कोशिकाओं में प्राय हरित लवक अनुपस्थित होता है। इस प्रकार से ये एक सूरजमुखी की युवा मूल का प्रस्ताव है। आप देख पा रहे हो, ये जो बिल्कुल हैं मूल रोम है, ये बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा। ये वलकुट है, इसमें अंतरकोशिकीय स्थल पाए जा रहे हैं। ये अंतस्त्वचा है, फिर परिरंभ है, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और सबसे अंदर ये पित्त है। तो ये एक प्रारूपिक मूल की संरचना है, टिपिकल जो रूप है उसकी संरचना है। टिनोस्पोरा की वायवीय जड़ों के वलकुट में हरित लवक पाया जाता है, परंतु सामान्यतः जड़ों की वलकुट कोशिकाएं संचयी ऊतक के रूप में कार्य करती हैं। तो जड़ों में हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन टिनोस्पोरा की वायवीय जड़ों में, ये जड़ें जमीन के अंदर नहीं होंगी, वायवीय जड़ें हैं, उनमें हरित लवक पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इन शाखा के द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, वहाँ जड़ को दृढ़ता प्रदान करने के लिए यांत्रिक ऊतक भी विकसित हो सकते हैं। कुछ जड़ों के वलकुट में दृढ़ोत्तक, रबड़ क्षीर, रेजिन, सलेष्मा, लिपिड एवं दृढ़क कोशिकाएं इत्यादि भी उपस्थित हो सकते हैं। अब बात आती है वलकुट के कार्य। तो वलकुट जड़ की मूल परत से मूलरोम तथा अवशोषित खनिज पदार्थों व जल का संवहन ऊतक में स्थानांतरण वलकुट के द्वारा होता है। भोज्य पदार्थों के संचय का कार्य करता है। जलीय पौधों की जड़ों के वलकुट में वायुतक की उपस्थिति के कारण इनको प्लावी अवस्था में बने रहने में सहायता मिलती है। टिनोस्पोरा की वायवीय जड़ें, जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे, हरित लवक होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करती हैं। द्वितीयक जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के समय वलकुट कोशिकाएं कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करती हैं। और जिन शाखीय या एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, वहाँ वलकुट में दृढ़ोतक पाया जाता है, जो जड़ों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। जड़ का निर्माण करने वाली प्राक भ्रूण की सामान्य कोशिकाओं से होता है। कुछ उदाहरणों से परिरंभ दृढ़ोत्तकी कोशिकाओं के द्वारा में निर्मित होता है। एपियेसी अम्बिलिफेरी कुल के सदस्यों में परिरंभ में व्युत्तिजात स्रावी नलिकाएं पाई जाती हैं। कुछ जलीय पौधों एवं सामान्य सभी परजीवी पौधों की जड़ों में परिरंभ अनुपस्थित होता है। तो जो इसके बाद वाला जो अगला है वो परिरंभ है। परिरंभ के प्रमुख कार्य क्या हैं? अनेक पौधों में परिरंभ का प्रमुख कार्य द्वितीयक वृद्धि के समय संवहन कैम्बियम के निर्माण करने का होता है। परिरंभ का एक और महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न पौधों में पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति का होता है। यानी पार्श्वीय मूल कहाँ से विकसित होती हैं? परिरंभ से होती हैं। आवश्यकता होने पर परिरंभ की कोशिकाएं कोर्क कैम्बियम का भी विकास करती हैं। अब बात आती है विद्यार्थियों संवहन ऊतक की। मूल में संवहन बंडल अरीय प्रकार के होते हैं, अर्थात जाइलम व फ्लोएम दोनों ऊतकों के समूह एक दूसरे से एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो, जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फिर फ्लोएम। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है विद्यार्थियों? अरीय संवहन पूल कहलाती है। अलग अलग तथा एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। यही नहीं, जाइलम समूह में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर तथा मेटाजाइलम भीतर की ओर अवस्थित होता है। इस स्थिति को बाह्य आदिदारुक एक्जार्क कहते हैं। यानी सबसे पहले बनने वाला जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम कहलाएगा और बाहर की ओर स्थित होगा, और बाद में बनने वाला जाइलम मेटाजाइलम कहलाएगा और भीतर की ओर स्थित होगा, तो इसे आदिदारुक एक्जार्क स्थिति कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें द्वितीयक वृद्धि भी होती है, लेकिन इनमें जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सह कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम समूह की संख्या के आधार पर पौधों में पाई जाने वाली जड़ें निम्न प्रकार की हो सकती हैं। द्विदारुक यानी जिनमें दो जाइलम के जो बंडल हैं, जाइलम गुच्छों की संख्या 2 हो, जैसे मूली है। त्रिआदिदारुक जैसे पाइनस है, इसमें 3 होंगे। चतुरादिदारुक इसमें 4 होंगे जाइलम के गुच्छे। और बहुदारुक एक बीजपत्री जड़ों में होते हैं, जिनमें जाइलम के गुच्छे 4 से ज़्यादा होते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राय द्विबीजपत्री पौधों में जड़ें द्विआदिदारुक से लेकर पंचादारुक या षटदारुक
हो सकती हैं। कुछ पौधों जैसे निम्फिया की जड़ों में जाइलम की संरचना विभिन्न प्रकार की अर्थात बाह्य आदिदारुक एवं अंत आदिदारुकी प्रकार की हो सकती है। इस प्रकार की जड़ों को विषम दारुक जड़ें कहते हैं। कुछ पौधों जैसे आर्किड एवं पामी कुल के सदस्यों में जड़ों की आंतरिक संरचना में अनेक संवहन मंडल अलग अलग रूप में स्वयं की अंतस्थ त्वचा के द्वारा घिरे हुए होते हैं। जड़ की इस अवस्था को बहुरंभीय अवस्था कहते हैं। संवहन मंडल के जाइलम में उपस्थित वे कोशिकाएं जो पहले परिपक्व होती हैं वह प्रायः सक्रिय होती हैं तथा इनकी भित्तियों पर कुंडलित वलयाकार सीढ़ीनुमा या जालिकावत द्वितीय स्थूलन पाए जाते हैं तथा यह कोशिकाएं परिरंभ के नज़दीक होती हैं। इस प्रकार के जाइलम ऊतक को प्रोटोजाइलम कहते हैं, परंतु जाइलम के वे तत्व या कोशिकाएं जो भीतर की ओर या मध्य भाग के समीप स्थित होती हैं उन जाइलम कोशिकाओं को मेटाजाइलम कहते हैं। मेटाजाइलम की वाहिकाओं की भित्ति अर्धमय होती है। जाइलम ऊतक में मुख्यतः दो प्रकार की संवहनी कोशिकाएं होती हैं या वाहिकीय तत्व पाए जाते हैं। यह है वाहिनिकाएं या वाहिकाएं, जबकि फ्लोएम युक्त ऊतक में मुख्यतः चालनी नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त फ्लोएम मृदूतक भी पाया जाता है। प्राथमिक संवहन मंडलों में फ्लोएम रेशों का अभाव होता है, परंतु कुछ पौधों जैसे मालवेसी, फैबेसी, एनोनेसी कुल के सदस्यों की जड़ों में फ्लोएम रेशे प्राथमिक फ्लोएम ऊतक में भी उपस्थित होते हैं। जिम्नोस्पर्म के शंकुधारी वृक्षों में जड़ों के आंतरिक संरचना में भी कभी कभी रेजिन नलिकाएं पाई जाती हैं। जड़ों में सामान्यतः मज्जा ऊतक मृदुतकीय होता है, परंतु कभी कभी दृढ़ोतकी मज्जा भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्यों में मज्जा के स्थान पर केवल एक खोखली नलिका पाई जाती है। कुछ एक बीजपत्री पौधों जैसे गेहूं में मज्जा अनुपस्थित होती है। द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के बाद मज्जा नष्ट हो जाता है। तो विद्यार्थी